तो स्टॉक मार्केट्स ने ओढ़ ली है लाल चादर। ना ही सिर्फ ग्लोबल बाजार बल्कि भारतीय बाजार भी पीछे नहीं हटे, क्योंकि जिस तरीके की खबरें चल रही हैं वैसे हम देख ही रहे हैं कि यूएस बाजारों में गिरावट है, जापान के बाजार में बेहद कमजोरी है और साथ ही साथ कमोडिटीज में भी बिकवाली हो रही है। ऐसे में इन्वेस्टर्स के लिए कंसर्निंग पॉइंट्स क्या क्या हैं और भारतीय बाजारों में क्या होनी चाहिए आपकी रणनीति, आइए ये समझते हैं। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं निकुंज की नज़र। मैं हूं सृष्टि शर्मा और मेरे साथ हैं ईटी नाउ स्वदेश के एडिटर इन चीफ निकुंज तालमिया। निकुंज सर, आज का शो तो आई एम श्योर बहुत सारे लोग आपसे जानना चाहेंगे कि क्या करना चाहिए, पर इस सवाल का आंसर लें उससे पहले आपसे समझना है कि इतनी भारी बिकवाली, क्या इसकी कुछ चिंताएं ऑलरेडी दिख रही थी? क्या ऐसी आशंका हम पहले से लगा के चल रहे थे या फिर ये एक सरप्राइज के तौर पे आया है? देखिए, मैंने ना मार्केट में एक चीज़ सीखी है जो मैं शेयर करता हूँ। बुल मार्केट आता है धूम धड़ाके के साथ और बेयर मार्केट बिना आवाज़ के मारता है। तो जब बुल मार्केट आता है आपको सब चीज़ें देखने को मिलेंगी, अर्निंग्स अच्छी दिखेंगी, वैल्यूएशंस अच्छी दिखेंगी, काफ़ी हल्ला गुल्ला होगा और पार्टिसिपेशन होगा। तो आपको कहते हैं ना कि पूरी बारात की तैयारी दिखती है। और जब बेयर मार्केट आता है ना, वो बेयर मार्केट आपको एकदम अनएक्सपेक्टेड आता है। तो मार्केट में करेक्शन वैसे ही होते हैं। जब मार्केट ऊपर जाता है तो हम सब अच्छी अच्छी बातें करेंगे, सब तेज़ी की बातें करेंगे, सब अच्छा लगेगा। और जब अचानक मार्केट घूमता है तो बिना बताया आता है। अब आप डेटा पॉइंट्स देखिए, आप किसी से भी पूछेंगे जी सोमवार को मार्केट क्यों गिरा, कोई बोलेगा ग्लोबल मार्केट्स नीचे थे। तो आप पूछिए ग्लोबल मार्केट्स नीचे क्यों थे, ऐसा क्या हो गया जी पिछले हफ्ते और इस हफ्ते में, ऐसा क्या हो गया? तो क्या हुआ, कोई बोलेगा जी येन कैरी ट्रेड रिवर्स हो गई। फिर आप पूछिए क्यों हो गई, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं दिखा ये जापान इकॉनमी में जिसकी वजह से ट्रेड रिवर्स हो रही है। सेकंड जी यूएस मैक्रो डेटा ख़राब था, तो 2 हफ्ते पहले तो जीडीपी में बड़ी अच्छी ग्रोथ थी। फेड ने बोला कि हम रेट काटने की बात कर रहे हैं, तो रिसेशन की बात कहाँ से आ गई तो मुझे नहीं पता। गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट आई है, मगर उससे क्या इतना प्रभाव पड़ सकता है मुझे नहीं पता। तीसरा, मिडिल ईस्ट में जी युद्ध की सिचुएशन हो रही है, पर भाई मिडिल ईस्ट में जब युद्ध हुआ ही नहीं है, जब इतनी ज़्यादा एस्केलेशन थी तो हम क्यों अज्यूम कर रहे हैं युद्ध होगा। और जब यूक्रेन और रशिया का जब युद्ध हुआ था तो जब भी मार्केट में हमने देखा था कि अच्छा खासा थोड़ी गिरावट के बाद मार्केट संभल गया था। फिर आप देखें इस समय मार्केट में क्या हो रहा है, तो कारण के अलावा अगर आप देखें तो मार्केट के अंदर एक रिस्क ऑफ मोमेंट आता है। रिस्क ऑन होता है जब आप रिस्क लेना चाहते हैं। जब आप किसी भी एसेट क्लास में निवेश करते हैं तो आप रिस्क ऑन बोलते हैं। जब आप किसी भी एसेट क्लास को बेच करके कैश रेज करना चाहते हैं तो रिस्क ऑफ बोलते हैं। इस समय रिस्क ऑफ मोमेंट पूरे एसेट क्लासेस में, गोल्ड भी गिरा, इक्विटी भी गिरी है, करेंसी भी गिर रही है और बॉन्ड मार्केट में भी सेल ऑफ है। तो ऐसा बहुत रेयरली होता है। ऐसा या तो कोई कारण की वजह से होता है जो आज हमें समझ में नहीं आ रहा है, या फिर ऐसा कोई इवेंट की वजह से होता है जो मुझे अभी नहीं दिख रहा है। मुझे लगता है कि टेक्निकल प्रॉफिट बुकिंग है। कारण आप कुछ भी बोल सकते हैं, मगर मार्केट बड़े ऊपर थे। नैस्डैक में आप देखिए क्या मार्केट कैप हो गई थी, डाउ को आप देखिए, हिंदुस्तान के मार्केट को देखिए, जापान के मार्केट को आप देखिए। कुछ कारण कुछ भी हो, मगर मार्केट के अंदर एक टेक्निकल सेल ऑफ आया है। अब ये टेक्निकल सेल ऑफ कितने दिन रहेगा और उसका इंडिया में क्या असर पड़ेगा, हमें वही समझना है। तो सर, हम ये समझने की कोशिश करेंगे, पर मैं अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ, क्योंकि आज तो देखिए हम स्पेशल शो कर रहे हैं और ये कोई बड़ाई नहीं है, पर सब चीज़ें ऑन रिकॉर्ड है कि थोड़े से जब हम आपसे रोज़ बात करते हैं तो आपका भी यही कहना था कि इन जगहों पे नई खरीदारी ना करें, आप अपने कैपिटल को प्रिजर्व करके चलें। जो हमारा रोज़ आप हमारे साथ जुड़ते हैं ईटी नाउ स्वदेश पे, तो आपकी तरफ से हमारे दर्शकों को बहुत अच्छी गाइडेंस मिली है। पर एक और चीज़ पे जिस पे आपका टेक था कि कमोडिटीज़ में सेल ऑफ आ रहा है, वो भी आपने चीज़ पकड़ी थी। तो ये समझना चाहते हैं कि कमोडिटीज़ जिस तरीके से करेक्ट हो रही हैं, क्योंकि जो भी ग्लोबल टेंशन्स हैं, वॉर की सिचुएशंस जो भी चल रही हैं, तो ऐसे में पैसा हम देखते हैं कि सेफ हैवन में जाता है, बट इस बार वो भी नहीं हो रहा। तो इससे हम क्या समझें कि किस तरीके के कंसर्न्स और आ सकते हैं? तो वही जो आप बात बोल रही हैं, शायद उसी को मैं बोलता हूँ कि जो आपने सेल ऑफ देखा है, सिंक्रोनाइज सेल ऑफ देखा है। नॉर्मली क्या होता है, इन्फ्लेशन की कंसर्न से गोल्ड ऊपर जाता है, ग्लोबल सोल डाउन की कंसर्न से कमोडिटी नीचे जाती है, मगर डॉलर इंडेक्स ऊपर होता है, या फिर बॉन्ड यील्ड्स के अंदर हम देखते हैं कि भी गिरावट आने लगती है। तो जो सेल ऑफ है, यह एक रिस्क ऑफ सेल ऑफ है। शॉर्ट टर्म में अगर कमोडिटीज़ नीचे आती हैं तो इन्फ्लेशन की कंसर्न्स खत्म होती हैं शॉर्ट टर्म में क्रूड अगर नीचे आता है इंडिया के लिए अच्छा है। शॉर्ट टर्म में कमोडिटीज़ अगर गिरती हैं तो एफएमसीजी स्टॉक्स को या कंज्यूमर ड्यूरेबल्स या कंज्यूमर स्टॉक्स को फ़र्क पड़ता है। तो इस मार्केट में क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो मुझे नहीं लगता है कि मार्केट, अगर आप ग्लोबल
सेटअप समझें तो मुझे लगता है टेक्निकल सेल ऑफ है जो कि बहुत लंबे समय तक नहीं चलेगा। फिर आप इंडिया की पोजीशनिंग की बात करें, इंडिया की पोजीशनिंग अगर आप देखें तो दूसरों से बेहतर है। अर्निंग्स ग्रोथ अभी हैं, मैक्रोज आपके ठीक ठाक हैं और फ्लोज इतने ख़राब नहीं है कि आप बोल सकते हैं यहाँ पे कुछ टेक्निकल सेल ऑफ, टेक्निकल कमी आने वाली है। मगर जो सेल ऑफ की जो जड़ है वो ग्लोबल है। तो आप देखिए आज के मार्केट के अंदर टाटा मोटर 7% नीचे था, मदरसन सुमी 8% नीचे था, मगर HUL ऊपर था, ITC ऊपर था, ब्रिटानिया ऊपर था। तो जब कमोडिटी प्राइसेस नीचे आते हैं तो केवल क्रूड नहीं है, उसके साथ आप देखेंगे वेजिटेबल ऑयल के प्राइसेस, शुगर के प्राइसेस, वीट के प्राइसेस सब नीचे आएंगे। वो कमोडिटी कंपनीज के लिए अच्छी खबर है, कमोडिटी कंज्यूमर्स के लिए, नॉट प्रोड्यूसर्स के लिए। सेकंड, मॉनसून अच्छा है, फुल डिमांड ठीक आ रही है, कोलगेट के नंबर्स अच्छे थे, ब्रिटानिया का मार्जिन वॉल्यूम ग्रोथ 5-6% हो चुका है, डबल डिजिट की बात कर रहा है। टाइटन आज सुबह बात कर रहा था चैनल पे, कह रहा है ज्वेलरी अपटेक अच्छी हो रही है। तो कुल मिलाकर के वहाँ पे भी लगता है कि टेल विंड आ रही है। तो अंग्रेजी में जैसे बोलते हैं ना, वेयर द डिम लाइट कैन बिकम ब्राइट लाइट, मुझे इनमें दिखता है। स्टेबल्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल, स्पेशली कमोडिटी कंज्यूमर्स, एंड वेयर ब्राइट लाइट कैन बिकम डिम लाइट, मुझे लगता है कि वो आपके ग्लोबल बिजनेसेस में भी थोड़े दिन के लिए रहेगा। एंड वेयर ब्राइट लाइट कैन एक्चुअली बिकम डार्कनेस, आई थिंक ऐसी स्थिति मुझे अभी हिंदुस्तान में नहीं दिख रही है किसी भी क्षेत्र के अंदर। इंडिया का जो रिस्क है वो वैल्यूएशन का रिस्क है, वो फंडामेंटल्स का रिस्क नहीं है। कुछ इकोनॉमीज में ग्लोबली वैल्यूएशन का रिस्क के साथ साथ फंडामेंटल रिस्क भी है। जो जापान के अंदर फंडामेंटल रिस्क है, इकोनॉमी की कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, वहाँ पे बड़े बुजुर्ग भी ज़्यादा हो गए हैं, एज्ड इकोनॉमी है। US के अंदर डेट है, यूरोप के अंदर ग्रोथ नहीं है। इंडिया के अंदर ग्रोथ है, अपॉर्चुनिटी है, साइज़ है, मैक्रोस ठीक ठाक हैं और वैल्यूएशंस महंगे हैं। अब चाइना है, चाइना में वैल्यूएशन सस्ते मगर ग्रोथ नहीं है, तो अब क्या करोगे जाकर के? चाइना सिंगल डिजिट में मिल रहा है, मगर भैया जस्ट बिकॉज समथिंग इज चीप डज नॉट मेक इट गुड, एंड जस्ट बिकॉज इंडिया इज एक्सपेंसिव दैट डज नॉट मेक इट बैड। इंडिया में वैल्यूएशन का रिस्क है। जो वैल्यूएशन का रिस्क है वह अब आपको स्टॉक स्पेसिफिक करना पड़ेगा। तो एक होता था ना, एक हाथ, हम दोनों हाथ उठाएं तो हाथ के ऊपर जोर रहेगा ऊपर जाएगा, इसे हम अंग्रेजी में कहते हैं राइजिंग टाइड फिनोमेनन। तो राइजिंग टाइड फिनोमेनन बुल मार्केट में जब होता है तो सब चीज़ ऊपर जाती है, सब चीज़ मार्केट डिफरेंशिएट नहीं करता है। तो आपने किसी भी कंपनी के आगे हिंदुस्तान लगा दिया, लोग उसको PSU समझने लग गए थे। किसी भी कंपनी के एंड में आपने भारत लगा दिया, लोग उसको PSU समझने लग गए थे। इस तरह का माहौल आ गया था, लोग शेयर खरीदते थे, सोचते थे बाद में। तो वो माहौल मुझे लगता है खत्म हो गया है। सर ये राइजिंग हैप्पी आवर्स ओवर, हमने हैप्पी आवर्स का कॉन्सेप्ट सुना है। ये हैप्पी आवर्स जो होता है ना, ये हैप्पी आवर्स मार्केट का खत्म हो गया है। बट सर फिर भी आई थिंक हैप्पी बनाने के लिए कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिस पे आपने बोला है कि ध्यान रखना है। पर इसके अलावा देखिए, आप जो राइजिंग टाइड फिनोमेना की बात कर रहे थे, इसमें मिड और स्मॉल कैप में भी सबने देखा है किस तरीके के रिटर्न्स बने हैं। तो ऐसे में किस तरीके से पोजीशन करें? जो स्मॉल और मिड कैप है, क्या यहाँ पे अगर करेक्शन आती है तो वो और गहरा सकती है, या ऐसे में थोड़े से लार्ज कैप्स में ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, या फिर अगर वीकनेस आएगी तो इन सब में ही कंसर्न है? देखिए इजी आंसर है कि लार्ज कैप में मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज़्यादा है। लार्ज कैप हिस्टोरिकल एवरेजेस से 25% ऊपर है, मिड कैप हिस्टोरिकल एवरेजेस से 50% ऊपर है, स्मॉल कैप मिड कैप एवरेजेस से 70-80% ऊपर है, और SME में तो कोई हिस्टोरिकल एवरेज ही नहीं है, वो तो एकदम ही मतलब राम जाने क्या कहानी हो रही है। तो अब अगर मार्केट के अंदर इस प्रकार की गिरावट, आज आप लिस्ट अगर निकाल के देखेंगे तो मैंने SME स्टॉक्स देखे नहीं है, पर मेरा मानना है अधिकतर स्टॉक सर्किट डाउन होंगे आज, क्योंकि मार्केट में बायर चला जाता है, जब पैर का लगता है बायर चला जाता है। लार्ज कैप स्टॉक्स में निफ्टी को आज आप देखिए नीचे से रिकवरी आई थी, तो बायर दोबारा आया था, ऐसा नहीं कि बायर एकदम बन तरफा चला था। जापान तो बन तरफा गया था, नीचे सर्किट लग गया था वहाँ पर। यहाँ पर ऐसा माहौल नहीं है। US फ्यूचर्स में जब 1:30 बजे देख रहा था 6% नीचे थे, और अभी शायद हम जब शो रिकॉर्ड कर रहे हैं, लाइव जा रहे हैं, तो उस समय करीब 3 उछाल आया था उनके अंदर। तो मुझे लगता है कि ऐसी गिरावट ज़्यादा नहीं होगी, मगर इस समय मार्केट के अंदर आपके पास ऑप्शंस क्या हैं? शॉर्ट टर्म के अंदर सावधान रहिए, मीडियम टर्म के अंदर चूजी रहिए, और लार्ज कैप स्टॉक्स के अंदर इस समय आप मेरे हिसाब से ग्रीडी रहिए, क्योंकि आपको वहाँ पर स्मॉल कैप बेच करके लार्ज कैप में जाएंगे तो ही आपको एडवांटेज है। तो अगर मैं अंग्रेजी में बोलूँ, इट इज़ टाइम टू बी चूजी इन मिड कैप्स, डोंट बी क्रेजी इन स्मॉल कैप्स, एंड बी ग्रीडी इन लार्ज कैप्स। ऑलराइट, काफ़ी इंटरेस्टिंग लाइन है सर। बट एक और चीज़ जो हम आपसे समझना चाहते हैं, अर्निंग्स, क्योंकि इस बार देखिए अभी
सेट ऑफ तो थोड़ा सा मार लगा ही रहा है, पर साथ ही अर्निंग से भी क्या आपको लगता है कि वहाँ पे कुछ सिल्वर लाइनिंग है या अच्छी अर्निंग्स पे हमें या सेक्टर्स पे ध्यान रखना है? क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि इस बार रिलायंस से भी ज़्यादा पुश नहीं आया, ऑलमोस्ट 80% ऑफ द निफ्टी कंपनीज़ की हम अर्निंग्स जा चुकी हैं और ऐसे एक्सेप्शनली नंबर्स एटलीस्ट मैंने तो नहीं देखे, पर आपसे समझना चाहेंगे कि सेक्टर्स कौन से अर्निंग्स के दम पे ध्यान रखें जहां पे हमें नज़र लगानी चाहिए, मे बी शायद इस करेक्शन में वहाँ मौका मिले। देखिए अर्निंग्स अच्छी नहीं आई हैं। द अल्टीमेट ग्रेन ऑफ द ट्रूथ हियर इज दैट मार्केट्स ऊपर गए हैं, अर्निंग्स अच्छी नहीं है। तो मार्केट के अंदर या तो अर्निंग्स को कैचअप करना पड़ेगा जो समय से आते हैं, टाइम वाइज करेक्शन आ सकता है 2 क्वार्टर 3 क्वार्टर का, या फिर मार्केट को नीचे आना पड़ेगा। क्योंकि अर्निंग्स 12-13% पे ग्रो कर रही हैं, मार्केट 20% ऊपर गया। सो मार्केट्स आर रनिंग अहेड ऑफ अर्निंग्स और वैल्यूएशंस महंगे हो रहे हैं। अर्निंग्स नहीं आने के कई कारण हैं, मतलब ये नहीं कह रहा हूँ खराब है। देखिए पिछले कुछ क्वार्टर तक हमने अर्निंग्स अपग्रेड साइकिल देखी थी। आप फार्मा देखते हैं, आप ऑटोज देखते हैं, मेरे हिसाब से एक आधा कंपनी को छोड़ के कहीं पे अर्निंग्स अपग्रेड नहीं है। इनफैक्ट ये मिस हो गया, वो मिस हो गया, ज़्यादा इन लाइन थी विथ माइल्ड डिसअपॉइंटमेंट, राइट। तो अर्निंग्स अब इतनी अच्छी नहीं है, मगर ग्रोथ हमें बिग पिक्चर इकोनॉमी की अच्छी दिख रही है। तो वैल्यूएशंस बढ़ चुके हैं, तो आपको या तो अर्निंग्स को कैचअप करना पड़ेगा मार्केट से, या वैल्यूएशंस को नीचे आना पड़ेगा, कहीं ना कहीं मिलना पड़ेगा इनको। मुझे लगता है टाइम वाइज करेक्शन ज़्यादा है, प्राइस वाइज करेक्शन कम होगा। कहाँ पर अर्निंग्स अच्छी हो सकती है, एक अंग्रेजी में एक लाइन है जो मैं हमेशा बोलता हूँ, 2 लाइनें हैं। एक, मार्केट्स ऑलवेज वोट फॉर रेट ऑफ चेंज। मार्केट्स हमेशा एक रेट ऑफ चेंज के लिए वोट करता है। रेट ऑफ चेंज क्या होता है? अच्छे से बुरा, बुरे से अच्छा। अच्छे से बुरा होगा तो तेजी आती है, बुरे अच्छे से बुरा होगा तो मंदी आती है। तो कहाँ पर अच्छे से बुरा, बुरे से अच्छा हो रहा है? मुझे लगता है कि ऑटोज़ में हो रहा है, रूरल फेसिंग, कुछ कंज्यूमर स्टेपल्स में हो रहा है, और कुछ आप देख रहे हैं तो मुझे मैन्युफैक्चरिंग में लग रहा है। आईटी में हो सकता है, पर आई एम नॉट श्योर। कहाँ पर अच्छे से बुरा हो रहा है? अच्छे से बुरा के कई सेक्टर्स हैं। इस अगर आप देखें तो मुझे लगता है कि सिलेक्टिवली पीएसयूज़ के अंदर इतनी गर्माहट नहीं है नंबर्स को लेकर के। अगर आप एग्रीगेट नंबर्स देखें, इंफ्रा के अंदर इतनी ग्रोथ नहीं आ रही हैं। अगर आप देखें कुछ बड़ी जो कलग्लोमरेट्स हैं, जैसे रिलायंस हो गया या फिर आपकी एल&टी हो गया, उनके नंबर्स अच्छे नहीं हैं, तो उस पर फोकस करें। पर टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अर्निंग्स हैव नॉट बीन ग्रेट। तो मार्केट यहाँ था, अर्निंग्स यहाँ ही है, मार्केट यहाँ पर है। ये जो गैप है, या तो अर्निंग्स विल कैच अप और प्राइसेस हैव टू कम डाउन। कहाँ पर हाथ मिलाया जाएगा मुझे ही नहीं पता। ओके, बट अब एक बार थोड़े ग्लोबल सेटअप पे एक बार फिर से हम आना चाहेंगे, क्योंकि देखिए यूएस में मंदी के कंसर्न्स जो हैं, अभी जो रीसेंट न्यूज़ फ्लो है वो आ रहे हैं, रिसेशन के फेयर आ रहा है, रिसेशन के फेयर्स आ रहे हैं। अगर हम इंडिया मार्केट्स की बात करें तो हमेशा वो इंडिया ग्रोथ स्टोरी और वो रेजिलियंस जो है वो बरकरार रहता है। इंडिया वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, तो क्या ये नैरेटिव अभी भी प्ले कर सकता है मार्केट्स? नहीं, नैरेटिव वही, नैरेटिव चेंज नहीं आपका होता है। आपकी जो अजम्पशंस हैं, देखिए ग्लोबल मार्केट सेल ऑफ से 3-4 चीज़ें होती हैं। नंबर 1, रिस्क चेंज होता है, रिस्क प्रोफाइल जैसे हम बोलते हैं, रिस्क ऑन रिस्क ऑफ, उसका सीधा इम्पैक्ट आता है रिस्क एपेटाइट पे, जो फ्लोज को इम्पैक्ट करती है और पी मल्टीपल को इम्पैक्ट करती है। अगर ग्लोबल मार्केट के अंदर कोई बहुत बड़ा लिक्विडिटी इवेंट आता है, उसका सीधा इंटरेस्ट रेट्स और लेवरेज पे फ़र्क पड़ता है। तो इंटरेस्ट रेट्स मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा ऊपर जाएंगे, क्योंकि लग नहीं रहा है इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ रही है, लोकली एंड ग्लोबली दोनों। इनफैक्ट हम रेट कट की बात कर रहे हैं, ठीक है। और इन्फ्लेशन की वजह से मुझे प्रॉब्लम नहीं लग रही है इस समय, क्योंकि कमोडिटीज़ आर डाउन। तीसरा, इंडिया की बैलेंस शीट इस समय इतनी ख़राब नहीं है, कॉर्पोरेट की डीलेवरेजिंग हो चुकी है, कुछ जगहों पर रिटेल को हटा दे तो बैलेंस शीट में लफड़ा नहीं है कि ग्लोबली कोई 2008 टाइप सिचुएशन हो सकती है। तीसरा, उसका फ़र्क पड़ता है डिमांड और अर्निंग्स पे। तो अगर आप एक ग्लोबल कंपनी है, अगर वहाँ पे रिसेशन आता है, जो मुझे नहीं लगता है, मगर मंदी अगर आती है, स्लो डाउन आता है, तो सीधा इम्पैक्ट पड़ेगा एक्सपोर्ट की डिमांड पर। सपोज आप एक्सपोर्ट करते हैं तो अमेरिका के अंदर अचानक डिमांड अगर कम होगी तो आपकी एक्सपोर्टर को फ़र्क पड़ेगा। आप एक ग्लोबल कार कंपनी है, जाहिर सी बात है अगर कंपटीशन आएगा, स्लो डाउन आएगा, आपकी गाड़ियाँ नहीं बिकेंगी। तो जो ग्लोबल फेसिंग कंपनीज हैं जिनमें अर्निंग्स का असर पड़ता है, हमको अवॉइड करना चाहिए। मगर जब तक हम ये रिसेशन की बात क्यों कर रहे हैं, मैं अपने माइंड में कन्विंस नहीं हूँ। बिकॉज रिसेशन का मतलब होता है कि आपकी इकॉनमी, देखिए देयर इज़ अ डिफरेंस इन रिसेशन एंड देयर इज़ अ डिफरेंस इन कॉन्ट्रैक्शन। तो 2% इकॉनमी अगर 1.5 होती है तो कॉन्ट्रैक्शन होता है। रिसेशन होता है कि आपकी नेगेटिव ग्रोथ आ रही है। मुझे नेगेटिव ग्रोथ के आसार अभी तो डेटा से नहीं दिख रहे हैं कहीं पे, हो सकता है आगे समय बताए। टू अज्यूम दैट रिसेशन इज राउंड द कॉर्नर, आई थिंक इट्स अ फार क्राई एंड आई कुड बी कंप्लीटली रॉन्ग। मैं आज की सिचुएशन पे जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो बता रहा हूँ। कल कुछ बहुत बड़ा रिस्क हो जाए तो हमें नहीं पता, या मार्केट हमें कुछ बता रहा है जो मुझे नहीं पता। मगर रिसेशन मेरे हिसाब से अज्यूम करना आना, मुझे नहीं लगता है कि अभी एक राइट
राइट अजम्पशन होगा। ओके, बट निकुंज साहब, अब मार्केट के लिए क्या इंटरेस्टिंग होगा आउट करना? देखिए, हमने अर्निंग्स, मेजॉरिटी ऑफ द अर्निंग्स क्रॉस कर लिए है। इसके बाद यूएस इलेक्शंस में भी हम उस पर वॉच आउट कर रहे हैं। ग्लोबल सेटअप हम कीनली देख रहे हैं कि किस तरीके से रिपोर्ट्स आ रही हैं। कोई ऐसा डेटा पॉइंट है जो आप कीनली वॉच करेंगे? शॉर्ट टर्म में विक्स, एकदम आप इधर शॉर्ट टर्म की बात करना चाह रहे, विक्स आज 50% बढ़ा था। विक्स 50% जब बढ़ता है तो उसके बाद हम हमेशा देखते हैं आने वाले 60 दिन में मार्केट ऊपर रहता है। ये विक्स लास्ट इतना बड़ा कब बढ़ा था? ये कोविड में बढ़ा था। 50% विक्स बहुत बड़ा होता है। हमने कुछ सालों तक विक्स को डबल डिजिट, अर्ली डबल डिजिट या मिड डबल डिजिट में देखा। आज मैं देख रहा था 50% का इजाफा हुआ है। इतना बड़ा विक्स उछाल जब मिलता है तो उसके बाद 2 या 3 महीने में मार्केट सेटल हो जाता है। सेकंड तो शॉर्ट टर्म में वो हो गया। दूसरा डेटा पॉइंट जो एक इस समय हम देखेंगे, एमपीसी मीट की कमेटी है। क्या शक्तिकांता दास साहब इस ग्लोबल सेल ऑफ की वजह से चिंतित होते हैं? क्योंकि मुझे लगता है उस कमेंट, अगर ये ग्लोबल सेल ऑफ आजकल भी ठीक नहीं है तो पक्का उस पर कॉमेंट वो करेंगे, उनकी अंडरस्टैंडिंग इसको लेकर के। तीसरा, मानसून खत्म हो जाएंगे अगले 12-15 दिनों में। हमें मानसून को लेकर के सेंस आ जाएगा कि मानसून कहाँ पर गए, कहाँ पर कम है, कहाँ पर नीचे। उसके अलावा ऐसा कोई फॉरवर्ड लुकिंग अंतर्निस में कोई मिस कर रहा हूँ तो ऐसा तो कोई डेटा पॉइंट मुझे नहीं दिख रहा है कि जिसको मैं एंटिसिपेट कर सकती हूँ। मे बी इलेक्शंस, पर वो यूएस इलेक्शंस दूर हैं अभी, तो वो तो एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है। देखिए अब हम बात कर रहे थे एक क्लियर डेमोक्रेट विन की, फिर बात होने लगी ट्रम्प साहब वापस आ रहे हैं। अब कमला हैरिस की हम सुन रहे हैं लोकप्रियता बढ़ रही है। तो ये जो एक वन साइडेड मार्केट में व्यू आ रहा था रिपब्लिकन्स विल कम बैक, आई थिंक अब वो एक डिवाइडेड व्यू हो चुका है। एंड उसके इम्प्लीकेशंस क्या आएंगे वो एक अलग चैट है, मगर जी हाँ, यूएस इलेक्शन के इम्प्लीकेशंस इस समय वर्ल्ड में अगर चेंज ऑफ वार्ड होता तो ज़रूर आएंगे। ओके, ये भी कीनली वॉच करेंगे। पर निकुंज सर, जो हमने आज ये पूरा प्रोग्रामिंग डिसाइड किया था वो इसलिए था कि किस तरीके से सेल ऑफ आ रहा है। पर क्योंकि आज 5 तारीख है, ओला का आईपीओ भी, मुझे एक बार इस पे भी आपसे टेक लेना था कि ओला के आईपीओ के लेकर जिस तरीके से अभी सब्सक्रिप्शन डेटाज आए हैं या फिर जिस वैल्यूएशन पे आ रहा है या फिर जो ग्रोथ ट्रिगर्स हैं ओला के, आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है? एज अ रिटेल इन्वेस्टर क्या करना चाहिए? देखिए, ओला मेरे हिसाब से उनके लिए है जो मजबूत दिल रखते हैं। और जो लॉन्ग टर्म सोच सकते हैं और जो 15-20-25% वॉलिटिलिटी झेल सकते हैं। मैं ओला को एक टेक्नोलॉजी कंपनी विद अ ग्रेट ब्रांड बोलूँगा, मगर टेक्नोलॉजी कंपनी जो एक इनोवेशन के पायदान पर खड़ा है उसमें कैपेबिलिटी बहुत है, एबिलिटी बहुत है। मगर ये मार्केट रियलिटी हमें बताएंगे कि उनकी कैपेबिलिटी और एबिलिटी, रियलिटी जो उनका सपना है, उनका जो विजन है, उनकी जो सोच है, क्या वो एक इन्वेस्टर के लिए रिवॉर्डिंग होगी नहीं होगी। इसके अंदर ऑप्शन वैल्यूज़ बहुत है। बैटरी का बिजनेस, 2 व्हीलर की लॉन्च, बाइक की लॉन्च, इसके अंदर ऑप्शन वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा है। ये फ्यूचर है ईवी, मुझे लगता है। मैं इस बात से एकदम सहमत नहीं हूँ कि आइस एंड ईवी विल को एग्जिस्ट। हमने चाइना का एक्सपीरियंस देखा है, हमने अमेरिका का एक्सपीरियंस भी देखा है। तो जी, आप ऑटो बिजनेस में हो और आपका आइस बिजनेस ज़्यादा है तो ऑब्वियसली आप बोलोगे ना दोनों को एग्जिस्ट करेंगे। मगर मैं ग्लोबल ट्रेंड्स देखता हूँ तो मुझे लगता है ईवी बड़ा होगा और हम बड़ा देख रहे हैं इसको। ईवी के अंदर अगर हम देखें तो इनके पास मार्केट शेयर है, मगर ये लॉस बनाते हैं। तो ये कोई आईपीओ पॉप वाला शेयर नहीं है जिसके अंदर आपने आज लिया मंडे सुबह बेच दिया। हो सकता है मैं आपको निराशा भी हूँ। इमेजिन करिए जो ओला आज जैसे दिन में लिस्ट हो रहा होता, जब ग्लोबल मार्केट्स आपके अगेंस्ट में, तो आपको वो एक गैप अप नहीं मिलता, गैप डाउन मिलता। और तो फिर हाँ, तो आप उस चीज़ लिए मत जाइए, गैप अप गैप डाउन वाला गेम में मत जाइए। हो सकता है गैप डाउन मिले, हो सकता है गैप अप मिले, मुझे नहीं पता, वो तो मार्केट की कंडीशंस पे डिपेंड कर रहा है। मगर आप अगर एक ये सोचिए कि भाई हम किस बात के लिए ओला खरीदते हैं, हम शेयर क्यों खरीदते हैं? आपको बिजनेस अच्छा लगता है तो क्या ओला का बिजनेस में पोटेंशियल है, कैपेबिलिटी है, एबिलिटी है, मैनेजमेंट विजन है, ये सब है, तो हो सकता है। मगर एक हम कह सकते हैं ना जी, आप एक 3 पत्ता अगर है आपके हाथ में तो इमेजिन करिए कि आपके पास 2 कार्ड्स आपको पता है, थर्ड आपका खुला नहीं है, बट यू नो द प्रोबेबिलिटी द थर्ड कुड बी अ जोकर एंड द थर्ड कुड बी एन एस आल्सो, आई डोंट नो, बट आई हैव द कंफर्ट ऑफ फर्स्ट 2 कार्ड्स, सो एटलीस्ट आई नो दैट आई हैव सम स्कोप ऑफ सिटिंग इन द गेम। दैट इज हाउ आई वुड से। ठीक है, तो वो देखते हैं कि वो 3 एसेस आते हैं या नहीं। पर क्योंकि जैसे न्यू एज टेक कंपनीज की हम बात कर रहे हैं और हम जानते हैं कि आप बहुत क्लोजली ट्रैक करते हैं जोमेटो को भी, और एक ज़बरदस्त रनअप हमने उसमें देखा। पर अब इतने अच्छे उछाल के बाद जिस तरीके के नंबर्स आ रहे हैं, लास्टली जोमेटो पे क्या टेक है निकुंज सर? जिनके पास ऑलरेडी है या निचले स्तरों से जिन्होंने बाय किया है, उनको क्या करना चाहिए? देखिए, इस कंपनी की मार्केट कैप 2.25 लाख करोड़ है। मैं लास्ट फ्राइडे को देख रहा था, आज मैंने देखा नहीं। अब 2.25 लाख करोड़ के अंदर क्या है, सस्ता है जी नहीं।
क्या यह बिज़नेस हिंदुस्तान में बना रहेगा? जी हाँ। दीपेंद्र गोयल साहब ने एक बड़ी अच्छी चीज़ करी है, दैट इज़ एबिलिटी टू डाइवर्सिफाई एंड देन स्केल अप इज़ एक्स्ट्रॉर्डनरी। फूड डिलीवरी छोटा सा बिजनेस था, उन्होंने उसको मतलब सोचे क्या बड़ा कर दिया। फिर ब्लिंकिट इन्होंने लिया, छोटा बिजनेस था, कंट्रोवर्सी में आए एक, पर उस ब्लिंकिट क्विक कॉमर्स को आज इन्होंने हैबिट बना दी है। अब एक नया बिजनेस उन्होंने चालू करने की बात करी डिस्ट्रिक्ट करके, कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हम रहेंगे। और मैंने शायद संडे को ऐड भी एक देखा था न्यूज़पेपर के अंदर, कोई ब्रायन एडम्स का शो को लेकर के उन्होंने ऐड भी डाला है कि इफ यू बाय ऑन ज़ोमैटो विल गेट सम बेनिफिट्स। तो वो एक नए बिजनेस में गए जिसको और स्केल अप करना चाहते हैं, उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट करा है। तो ज़ोमैटो आपको एक हाई ग्रोथ कंपनी के पायदान से हमेशा देखना पड़ेगा। मगर अब कोई चीज़ अगर 40 रुपये से अगर 250 रुपया या 225 रुपया जहाँ तक गई है, मैं बाहर देखा नहीं इसका, तो उसके अंदर आप ये नहीं बोल सकते कि प्रॉफिट बुकिंग नहीं आएगी। इसके अंदर एक और समस्या क्या है कि इसका फ्री फ्लोट बहुत ज़्यादा है, और कहीं ना कोई बेचता ही रहता है इसको, तो वो उसकी एक समस्या है। तो ज़ोमैटो इज़ नाउ, हाउ डू आई से, ज़ोमैटो इज़ नाउ सेइंग दैट यू आर बाइंग गोल्ड, 24 कैरेट गोल्ड, 22 कैरेट गोल्ड, पर सोना सोना होता है, तो अब आपको अर्निंग्स की वजह से अप्रिसिएशन होगा। मगर 50 रुपये 60 रुपये में सोना आपको उस समय पीतल के भाव पे मिल रहा था, तो वो एक पी अप्रिसिएशन आपको मिला। यू वर वेरी, द मार्जिन ऑफ सेफ्टी वॉज वेरी हाई व्हेन यू वर बाइंग दैट स्टॉक। मगर जोमेटो जैसे बिजनेसेस होते हैं ना, मुझे लगता है मल्टी ईयर बिजनेस है। जैसे उत्पल सेठ ने मुझे एक नई चीज़ सिखाई है, टर्मिनल वैल्यू इन्वेस्टिंग। तो टर्मिनल वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या होता है जी? आप एवरेस्ट के नीचे खड़े, बेस कैंप पे, आपको पता है एवरेस्ट ऊपर है, पर आपको दिख नहीं रहा है बिकॉज वहाँ पर बादल है, पर एवरेस्ट है, तो आप जर्नी पे जाते हैं। तो जोमेटो की जर्नी वैसे है। तो टर्मिनल वैल्यू इन्वेस्टिंग में मेगा ट्रेंड है। मेगा ट्रेंड है जी, हम बाहर ज़्यादा खाएंगे, हमको कंफर्ट ज़्यादा चाहिए, और हम घर की कंफर्ट के अंदर सारी बेनिफिट्स लेना चाहते हैं। जब आप छोटी थी, आप जब अपने बनारस में जाते थे, तो हर छोटी चीज़ के लिए आपको साइकिल पे नुक्कड़ पे जाना होता होगा सर। अब ऐसा नहीं होता है, अब साइकिल पे आपको आपके घर में कोई दे देता है। तो एक कंफर्ट फैक्टर आ गया। और सब वो हैबिट ही चेंज कर दी, हैबिट चेंज हो गई कि मतलब अगर अब एक आप सोचिए 40 रुपीज़ की कोई चीज़ मंगानी है, तो वाई नॉट कि आप 100 रुपये तक स्ट्रेच कर लो, 10 रुपये प्लेटफॉर्म फीस दे दो, वो खलेगा भी नहीं। वो भी नहीं खलेगा। $40 इज़ लाइक हाफ अ डॉलर इफ यू लुक एट फ्रॉम ग्लोबल एवरेजेस। तो मैं ग्लोबल एवरेजेस से कंपेयर करूँ तो बहुत स्कोप है। तो वो चीज़ें आप देखते हैं, तो ये एक मल्टी ईयर ट्रेंड है, मेगा ट्रेंड। सेकेंड होता है लीडरशिप। क्या जोमेटो के पास लीडरशिप है? जी हाँ है। अब स्विगी वाले बोले हमारे पास 55 है, जोमेटो वाले हमारे पास 55 है, पर दोनों में दो ही कंपनी है। तीसरा क्या, इसका मैनेजमेंट के पास इंटेंजिबल्स हैं, चेंज करते रहते हैं, रीओरिएंट करते रहते हैं, कभी कुछ बड़ा कर दिया, कभी कुछ छोटा कर दिया। कैश की प्रॉब्लम नहीं है, सेलिंग सारी खत्म हो गई, इंटेंजिबल्स है, नया नया बिजनेस बनाते रहते हैं। रिलायंस ये एक सूते की कंपनी थी, धागा बनाती थी पहले, पॉलिस्टर फाइबर। अब रिलायंस देखिए क्या करती है, क्योंकि पिछले 40-50 साल में रिलायंस की जो छवि है उसको उन्होंने बदला, फ्रॉम पॉलिस्टर टू रिफाइनिंग टू पेट्रोकेमिकल टू जियो टू रिटेल। अब रिटेल इनका सबसे बड़ा बिजनेस है। तो जोमेटो में ब्लिंकिट इन years could be more profitable than food delivery। तो ये एक लंबी रेस की कहानी है। मगर 270 कितना है जी? सर 255 पे आज 255, चलिए 250 का क्या 200 हो सकता है। मगर क्या ये लंबी अवधि वालों में रख के कहते हैं ना लंबा सोचो, तो मेरे हिसाब से लंबा सोचना चाहिए। ओके, तो ये टेक था जोमेटो पे पर निकुंज सर। इसी के साथ आज के निकुंज की नज़र का समय समाप्त होता है, पर बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आज की गाइडेंस का हमारे बहुत सारे दर्शकों को भी इंतजार था, और जिस तरीके से सेल ऑफ है डेफिनेटली वो नर्वस करता है। एंड थैंक यू सो मच, आज आपने समय निकाला और आज हमारे सभी व्यूअर्स को गाइड किया।